तय करना होता है कहानीकार को कि वो यथार्थ के किस मुद्दे को, किस पहलू को, किस बिंदु को उजागर करना चाहता है, यानी उसका सरोकार क्या है, वो कहना क्या चाहता है उस यथार्थ के माध्यम से। यथार्थ जीवन में बहुत कुछ होता है, हमारे आसपास बहुत कुछ घटता है, सब पर हम कहानी नहीं लिखते हैं। कुछ ही घटनाएं, कुछ ही चरित्र, कुछ ही स्थितियां ऐसी होती हैं जो हमको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। और जब वो प्रेरित करती हैं तो सिर्फ इसलिए प्रेरित करती हैं कि उनके माध्यम से या उनके द्वारा हम पाठकों तक कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं। अब अकेली कहानी आप लीजिए। अकेली कहानी में जो सोमा है वो वास्तविक जीवन में नानी थी, हम उनको नानी कहते थे। एक बूढ़ी थी, जैसा इस कहानी में भी है कि सोमा बुआ परित्यक्ता, बूढ़ी हैं, परित्यक्ता हैं, अकेली हैं, कुछ 3 से कहानी शुरू होती है। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। बूढ़ी वो थी और वो अकेली भी थी, लेकिन परित्यक्ता नहीं थी। हम उनको नानी कहते थे। और ये बात तो होगी कम से कम, मैं सोचती हूँ 45 साल पुरानी बात होगी, मैं शायद 14-15 साल की रही होंगी। ये हमारे एक बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा घर था, आंगन था, जिसके एक कोने में कमरा बना था, वहां रहती थी बुआ। और हर समय ये हमारे घर में घुसी रहती थी, रसोई में। जब माँ का इनके प्रति बड़ा सदैव व्यवहार था, जिसे मैं कहूंगी कि बहुत सरलतापूर्ण। शायद इसके मूल में ये कारण था कि वो बहुत काम करती थी और माँ का जो कभी खत्म न होने वाला काम था उसमें बड़ी सहायक सिद्ध होती थी। पर हम सब लोग, कुछ भाई बहन भी और यहाँ तक कि पिताजी भी, ये सारे समय क्यों घर में रहते हो? केवल घुसी नहीं रहती थी, हर चीज में वो अपनी राय देती थी, अपनी टांग अड़ाती थी। मैं माँ से कोई सलाह कर रही हूँ, वो जरूर अपनी सलाह देंगी कि क्या करना चाहिए। इसी प्रकार अब आप ये सोचिए कि हमारी सहेलियां आई हुई हैं, वो वहां भी आके बैठेंगी, बात सुनेंगी, फिर अपनी कुछ ना कुछ उसमें बीच में भूलेंगी। हमें अच्छा नहीं लगता था और हमको यही पक्ष उनका दिखाई देता था। और केवल हमारे ही घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में आप सोचिए, हर किसी के घर में वो जब चाहे, अनचाहे, बुलाए बिन बुलाए, वो हमेशा वहां तैयार रहती थी। घुस जाती थी, कोई उन्हें निमंत्रण दिया नहीं दिया, वो किसी घर में जाके काम कर रही है, किसी के सुख दुख की भागीदार हो रही है, किसी के हारी बीमारी में सेवा कर रही है, करती ये सब थी। पर क्यों, शायद उस समय समझ नहीं थी मुझे लगता था क्यों ये सारे समय घुसी रहती है। उस समय असल में होता क्या था, वो जमाना था, आज की तरह तो था नहीं कि फ्लैट के दरवाजे फ्लैट पे खत्म हो जाते हैं, बस यही हमारा घर जहाँ दरवाजे। उस समय पूरा मोहल्ला घर में समाये रहता था, या कहिए कि घर की दीवारें पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। तो मोहल्ले और घरों में कोई बहुत अंतर नहीं रहा करता था। तो ये जो नानी थी, मोहल्ले के हर घर में इनका प्रवेश बिना रोक टोक के जाया करती थी। और कई लोग जब उनकी अनुपस्थिति में हम लोग आपस में मिलते तो उनकी मजाक भी उड़ाया करते थे कि क्यों। एक चीज तो बहुत साफ थी कि खाने का लालच, जैसे कहते हैं ना कि बुढ़ापे में और इंद्रियां शिथिल हो जाती है, जीभ सबसे ज्यादा लपलप करने लगती है। तो खाने के लिए भी और बोलने के लिए भी, बोलती भी काफी थी और खाने का लालच भी उनमें था। अब ये एक वास्तविक चीजें थी जो मुझे उस समय दिखाई देती थी। घटनाएं तो और भी इनके साथ हैं। एक बार ऐसी एक घटना घटी जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी और ये भी बताऊंगी कि कहानी में मैंने उसे क्यों काट दिया। एक बार उनके कमरे में रात को चोरी हुई। वो गर्मी के दिन थे, बाहर सो रही थी और कमरे में किसी ने ताला तोड़ के और सारा सामान उलट पुलट के बिखेर दिया। और हम लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि हमारे घर की कुछ चीजें, बड़ी गैर मामूली सी चीजें, कोई छोटे मोटे बर्तन, कपड़े के टुकड़े, कोई पंखी, कोई पिताजी की वो मोहर लगाने की ऐसी ऐसी चीजें जिसे कहना चाहिए, जो उनके बिल्कुल काम की नहीं थी, वो उनके यहाँ मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्यों उठा के ले गई। और गुस्सा भी आया कि देखो ये हमारे घर से चोरी भी करती है। खैर चुप किया, किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनका जो सामान गया उसका दुख ही उनके ऊपर इतना छाया हुआ था कि उनको अभी और दुखी हम लोग नहीं करना चाहते थे। अब ये चरित्र मेरे सामने था। वो परित्यक्ता बिल्कुल नहीं थी जैसा कहानी में दिखाया गया, वो विधवा थी, बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। जब मैंने
आप सोचिए, बहुत साल बीत गए इस बात को। मैं कलकत्ता चली गई अजमेर छोड़ के, और 7-8 कहानियां भी मैंने लिख ली होंगी। उसके बाद अचानक कैसे मेरे भीतर मन के किसी परत में, मन के किसी कोने में या किसी अंदरूनी परत में दबी हुई नानी जीवित हुई। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने साल गुजर जाने के बाद, यानी कहानी लिखना और वास्तविक घटना के बीच का भी गैप बहुत बड़ा है, अंतराल बहुत बड़ा है, कैसे वो जीवित हुई। और जीवित हुई तो बिल्कुल नए रूप में। शायद इसलिए कि मैं 8-10 कहानियां लिख चुकी थी और चीज़ों को देखने का मेरा एक नज़रिया, एक कहानीकार वाला नज़रिया कुछ कुछ बन चला था। कहानीकार का नज़रिया मतलब ये, इसको मैं साफ करना चाहूँगी कहानीकार के नज़रिए को, कि एक यथार्थ जो हमको आंखों से दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है, पर वही यथार्थ नहीं होता, मात्र उतना ही। उसके भीतर एक और यथार्थ होता है, अनेक यथार्थ होते हैं, एक ही क्या मैं कहूँगी। उन तक, यानी बाहरी यथार्थ की परत को चीर कर, वेद कर, उस भीतरी यथार्थ तक जाने की एक दृष्टि कहीं मैंने थोड़ी बहुत पा ली थी। कहानी लिखने की मेरी शुरुआत ही बहुत अधिक चाहे न भी हो, लेकिन मेरे पास एक वो दृष्टि थी। और जब उस दृष्टि से मैंने नानी को देखा तो नानी का एक बिल्कुल दूसरा रूप मेरे सामने आया। मुझे सचमुच कि जिस नानी पर हम लोग खींचा करते थे, खिजलाया करते थे, हम चिढ़ते थे कि क्यों सारे समय घर में घुसी रहती हैं, मुझे लगा कि वो कितनी अकेली थी। कोई उनका नहीं था दुनिया में, पति मर चुके थे, और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो दूसरों के घरों में जाती थी। और केवल जाती ही नहीं थी, कहीं उनके भीतर एक गहरी आकांक्षा थी कि लोग उन्हें अपना समझें। इसकी तो तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। इसे तो बड़ा तेज बुखार है। हाँ बुआ, बहुत तेज बुखार है। जा तू पानी लेकर आ। अच्छा। ए भगवान। और देख पट्टी भी लेकर आना। अच्छा ठीक है। आजा, यहाँ आजा, बस बस। और देख दूध गरम करके लाना। अच्छा बुआ। और अगर अंगीठी में आंच बची हो ना, हाँ, तो उसे फेंकना मत। ठीक है बुआ। हाँ बस बस, अभी ठीक हो जाएगी। दूध गरम करने रखा? हाँ बुआ, रखती है। हाँ। ला जल्दी हाथ चला। हाँ बुआ। दे, चल पानी डाल इसमें। बस बस, अभी ठीक हो जाएगी। क्या हो गया एकदम से इसको? कल तक तो बिल्कुल भली चंगी थी। पता नहीं बुआ क्या हो गया अचानक। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ, बस अब सब ठीक हो जाएगा। बस बस। मनुष्य अकेलेपन से कैसे कैसे जूझता है, और अगर ये सहारा न मिले तो कैसे भीतर ही भीतर टूटता बिखरता है। ये शायद अकेला व्यक्ति जिसने अकेलेपन की यातना को भोगा है, वही इस बात को समझ सकता है, महसूस कर सकता है। तो उस समय मुझे उस बाहरी चीजों को तोड़, यानी भेद कर, नानी का वो अकेलापन, कि क्यों नानी हर जगह जाती थी, और ये नहीं कि वो काम नहीं करती थी, सबका काम करती थी, सबके सुख दुख की वो भागीदार बनती थी। पर एक छोटी सी आकांक्षा शायद उनके मन में थी कि लोग उनको भी, उनके सुख दुख के भी भागीदार बने। शायद कभी किसी ने बैठ के नहीं पूछा होगा कि आप क्या महसूस करती हैं, आपकी क्या भावना है, आपका क्या सुख है, क्या दुख है। मुझे नहीं याद आता, कम से कम हम लोगों ने कभी नहीं पूछा। तो ये जो एक अकेलेपन की यातना थी, ये मुझे दिखाई देने लगी नानी के उस चरित्र में, और इतनी गहराई से मैंने उसको महसूस किया कि मैंने इस कहानी को लिखना शुरू किया। तब मुझे लगा कि अब नानी के इस अकेलेपन को मुझे उजागर करना है। यानी मेरे दिमाग में पहली चीज आई कि इस चरित्र के अकेलेपन को मुझे उजागर करना है। अब अकेलेपन को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, और अधिक रेखांकित करने के लिए, यानी कि पाठक जब पढ़े तो उस अकेलेपन की उस त्रासदी के भीतर तक महसूस कर सके, ऐसा कुछ मुझे लिखना है, या इस प्रकार उसमें परिवर्तन करने हैं, ये मेरे दिमाग में आया। यानी ये मैं सोचने लगी, जिसे कहना चाहिए। पहली चीज मुझे लगा
कि मुझे विधवा नहीं बना के मैंने उनको परित्यक्ता बनाया। एक तो क्या होता है कि नहीं है तो फिर भी मन अपने को समझ, पति है ही नहीं, आपने समझा लिया मन को, पति है और होकर भी नहीं होने जैसा है। ये जो संकट हो, ये जो अकेलेपन की यातना होती है दोहरी होती है कि पति है उनके लेकिन पति होकर भी नहीं है। वो 11 महीने बाहर रहते, 1 महीने आते हैं तो कभी मीठे 2 बोल नहीं बोलते। इसमें पंक्ति भी है शायद कि आते थे कभी 2 मीठा बोल नहीं बोला मुझसे उन्होंने। इसमें वो अकेलापन और अधिक उजागर हुआ और ये चीज की वो प्रतीक्षा करती रहती हैं। जो अंतिम घटना है, जो अंतिम स्थिति है वो शुद्ध काल्पनिक है। किस प्रकार वो एक जगह निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, अपने अकेले बेटे की अंगूठी, ये सब काल्पनिक है, इसमें कहीं उनके बेटा था ही नहीं कोई। अकेले बेटे की अंगूठी जो उसकी एकमात्र निशानी थी उसको उन्होंने बेच दिया। बड़े बड़े संकट में नहीं बेचा, लेकिन सिर्फ कि बुलाया है समधियों ने और उसको बेच देती है। और वो उपहार में देने के लिए कुछ चीजें खरीदती हैं और लेकिन जिसकी वो प्रतीक्षा कर रही हैं वो निमंत्रण आता ही नहीं है। वो पूरी तैयारी करके बैठी है और वो निमंत्रण नहीं आता है। ये जो स्थिति, छोटी सी कहानी है, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कहानी बहुत छोटी है, लेकिन जिस अंतिम स्थिति से उनके उस अकेलेपन को कई गुना, यानी उसके त्रास को, अकेलेपन के त्रास को कई गुना जिस चीज ने, अंतिम स्थिति ने बढ़ाया है कि वो प्रतीक्षा कर रही है, वहां देने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निकाल के दे दिया है और फिर भी उनके पास निमंत्रण नहीं आता। ये तो एक अकेली कहानी की बात हुई। इसको केंद्र में रखकर हम बहुत सी सामान्य बातें हम कर सकते हैं और हमें करना, यानी समझने के लिए कि कैसे एक बाहरी यथार्थ जब कहानी का रूप लेता है, यानी हम यथार्थ का जब पुनर्सृजन करते हैं, कहानी के लिए हमको उसको फिर से क्रिएट करना पड़ता है, तब कौन सी चीजें हम तराशते चलते हैं, काटते चलते हैं और कौन सी चीजें हम उसमें जोड़ते चलते हैं, नई चीजें डालते हैं, अपनी कल्पना से डालते हैं। क्योंकि कथाकार का सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि उसके दिमाग में ये चीज बहुत साफ होनी चाहिए, घटनाएं क्या रूप लेंगी ये चाहे साफ ना हो। ये तो मुझे खुद जैसे अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में इतना कह सकती हूँ कि कहानी की एक एक घटना मेरे दिमाग में साफ नहीं होती है, पर यह चीज साफ होती है कि मुझे इस कहानी के माध्यम से किस चीज को उजागर करना है, क्या कहना है, किस चीज को रेखांकित, ये चीज मेरे दिमाग में बहुत साफ रहती है। तो लेखक, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि और हर एक का सरोकार अलग होता है, हर एक की दृष्टि अलग होती है, हर एक की कल्पना शक्ति भी अलग होती है। इसीलिए एक घटना आप दे दीजिए 4 लेखकों को कि इस पे कहानी लिखिए, आप देखिए कि 4 बिल्कुल अलग कहानियां आई हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस यथार्थ को अपने ढंग से ग्रहण करेगा, फिर उसमें से वो उस महत्व के बिंदु को निकालेगा जिसे उसे रेखांकित करना है, जिसे उसे उजागर करना है, फिर अपनी कल्पना शक्ति और अपने सरोकार
से वो उसको उजागर करेगा। और सब पे सरोकार अलग होंगे, सबकी कल्पना शक्ति अलग होगी और सबकी जीवन दृष्टि अलग होगी। तो सब अलग अलग कहानियां आएंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी क्या कल्पना शक्ति है, लेकिन जो भी आपको कहना है, जो आपको रेखांकित करना है, उसको प्रभावपूर्ण ढंग से प्रेषित करने के लिए या पाठकों तक पहुंचाने के लिए आप जिन घटनाओं का समावेश करते हैं, एक बात उसमें जरूर ध्यान देने की है कि वो हवाई न लगे, वो गढ़ी हुई बातें न लगे। हम बहुत सी कहानियां पढ़ते हैं, आप हिंदी फिल्मों को ही देख लीजिए, हमको कभी कभी हंसी आती है, यार भाई हीरो ना हुआ ईश्वर हो गया, सब काम कर लेता है, वो लड़ाई भी लड़ लेता है, ये भी कर लेता है, वो भी कर, यानी जो भी कुछ वो कर लेता है। ऐसा गढ़ा हुआ न लगे, इतना वो सहज स्वाभाविक, यानी हर हिस्से में एक जीवन की धड़कन हो, वास्तविक हो। ऐसा न लगे कि हमने कल्पना से थोप थोप के कुछ तो भी गढ़ दिया। कहानी गढ़ी हुई नहीं लगनी चाहिए, कहानी जीवन से जुड़ी हुई और जीवन की धड़कन लिए हुए होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है। यानी कोई भी जब कहानी आप यथार्थ सुनते हैं, मैं ये नहीं कहती कि हर कहानी वास्तविक घटना पर आधारित होती है, कल्पना से भी कहानियां गढ़ी जाती हैं, लिखी, गढ़ी नहीं, गलत शब्द का प्रयोग किया मैंने, कल्पना से भी कहानियों का सृजन किया जाता है। लेकिन इतना जरूर आप मानिए कि वे सारी काल्पनिक स्थितियां, घटनाएं, पात्र जो आप रचते हैं, वो इस प्रकार के होने चाहिए कि आपको बिल्कुल वास्तविक लगे, बिल्कुल जीवन का एक हिस्सा लगे। यानी ऐसा लगे कि कहीं उसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है, कहीं कुछ उसमें आरोपित नहीं है, सब कुछ बड़ा स्वाभाविक है। जब तक ये चीज नहीं आएगी, कहानी में जान नहीं आएगी। यानी कि हमको पढ़कर लगे कि ये कहानी हमारी है। आज जैसे अकेली कहानी के संदर्भ में मैं कहूं, बहुत से परिवारों में अकेलेपन की यातना से गुजर रहे बूढ़े, माँ बाप दोनों भी हैं आज, किस प्रकार, या अविवाहित बड़ी बड़ी स्त्रियां जो विवाह नहीं कर पाई। मेरे तो संपर्क में बहुत ऐसी स्त्रियां थी, हैं आज भी, उनकी अकेलेपन की त्रासदी को मैं देखती हूँ निकट से। कहीं मुझे लगता है जब वो उस कहानी को पढ़ती तो उनको कहानी बहुत अपनी कहानी लगती। कहानी पता नहीं किस जमाने की बुआ की कहानी है, पर कैसे आज भी और आने वाले युग में भी जो जो व्यक्ति अकेलेपन की यातना से गुजर रहा है, वो इस कहानी के साथ कहीं तादाद में स्थापित करेगा। बुआ का अकेलापन कहीं उसको अपना अकेलापन लगने लगेगा। तो एक चीज ये बहुत आवश्यक होती है कि आप कहानी एक व्यक्ति की लिखें, लेकिन पढ़ने वाले हर व्यक्ति को, हर को चाहे न लगे, पर हाँ अनेक व्यक्तियों को कहीं वो अपनी कहानी लगने लगे। इससे मैं एक चीज पे ज्यादा गौर करना चाहिए, प्रकाश डालना चाहूंगी कि आप, मैंने अभी कहा ना कि यथार्थ तो बहुत कुछ हमारे सामने है, क्यों हम कुछ घटनाओं को, कुछ पात्रों के ऊपर ही कहानियां लिखते हैं? शायद वे घटनाएं और वे पात्र इतनी क्षमता लिए हुए होते हैं, या उनमें वो क्षमता या संभावना होती है कि वो स्व की सीमा को तोड़ के एक व्यापक धरातल पर अपने, यानी जुड़ सके, एक बड़े धरातल पर जुड़ सके। वरना तो क्या होगा कि मेरी कहानी है, मैंने लिख ली, या एक व्यक्ति कहानी है बस वो उस तक ही सीमित हो गई, तो पढ़ने वाला उसके साथ एकाकार नहीं हो पाएगा। जो कहानी की बहुत जरूरी शर्त होती है, अनिवार्यता होती है कि जो पढ़े उसे वो कहानी अपनी लगने लगी। वही कहानियां महत्वपूर्ण होती हैं जो बड़े सामाजिक संदर्भों से भी जुड़ सकती हैं या जुड़ती हैं। ये चाहे सुमा बुआ की अकेली एक अकेली औरत की कहानी है, लेकिन आज कितने परिवारों में अकेलेपन की यातना झेलने वाले व्यक्ति हैं। अलग अलग संदर्भ बिल्कुल अलग है। कहीं बूढ़े माँ बाप हैं, कहीं अविवाहित, बहुत उम्र हो गई है, विवाह नहीं किया और वो अकेलेपन की, कोई भी संदर्भ हो सकता है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन जो एक व्यापक धरातल पर जिसका एक जुड़ाव हो, यानी व्यापक धरातल के साथ जो जुड़ सके जो घटना है, वही कहानी। यानी चुनाव करते समय इस चीज का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब हुआ यानी कि हमने घटना चुन ली और इन सब चीजों पे कि हमको उस घटना के
किस बिंदु को रेखांकित करना है, प्रभावपूर्ण बनाना है और किस तरह से बनाना है कि वो एक व्यापक धरातल के साथ जुड़ सके, ये भी हमने देख लिया। अब आता है चरित्र, यानी कि हम जिन चरित्रों का, उन घटनाओं को क्रियान्वय तो चरित्र करते हैं ना, तो किन जिन चरित्रों का निर्माण करते हैं। पहली चीज कि वो बहुत स्वाभाविक तो होने चाहिए, पर एक बहुत अच्छी कहानी के लिए जो इसमें अभाव है, मैं आपको बहुत साफ कहूं कि ये बहुत पहले कहानी, जब मैंने कहानी लिखना शुरू किया था, ये तब की कहानी है, तब मैं खुद शायद इतनी सचेत नहीं थी कहानी विधा और उसकी पूरी सृजन प्रक्रिया से, और उसकी पूरी यानी कितनी क्षमता उसमें है कहानी में। एक चीज के संदर्भ में मैं आपको और बताऊं, ये अकेली कहानी ही है जिसने पहली बार मुझे इस बात के प्रति सचेत किया कि कहानी विधा जो है कितनी है और कितनी दूर तक इसका प्रभाव है। पहले कई लोगों ने कहा कि भाई आप क्यों लिखती हैं, कई लोग पूछते हैं कि आप लिखती क्यों। आप जो भी कहानीकार लिखता है, एक प्रश्न बड़ा स्वाभाविक उससे पूछा जाता है कि आप लिखते क्यों हैं, आखिर भाई क्यों लिखते हैं आप। जब मैंने लिखना शुरू किया ऐसी कोई बात मेरे दिमाग में नहीं थी कि मैं क्यों लिखती हूँ और इसके साथ कोई बड़े भारी कोई यानी बड़े महत्वपूर्ण इसके पीछे कोई कारण है, ये सब मैं नहीं जानती थी। सीधा सा था कि मैं लिखती थी तो कहानी छप जाए और अगर वो छपे तो मुझे कुछ पाठकों के पत्र मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य था। इसके परे भी कहानी विधा कितनी शक्तिशाली है और कितनी सार्थक विधा है और कितनी शक्ति है इसके पीछे, इस बात का एहसास मुझे अकेली कहानी ने करवाया। हुआ है कि जब ये कहानी छपी तो मेरे सारे उस मोहल्ले के परिचितों ने पढ़ी इस कहानी को। कुछ तो सुधार चुके थे, कुछ जो थे उस समय युवा थे, उन लोगों जो बुजुर्ग हो गए थे उन्होंने पढ़ी। उनके पत्र आए कि अरे नानी के इस पक्ष को तो हमने देखा ही नहीं, अरे भाई तुमने तो रुला दिया, आज नानी जिंदा हो जाए तो हम कलेजी से लगा लें उस बुढ़िया को। यानी ये चीज कितने, यानी ऐसे पाठकों के पत्र मिले वो अलग बात है, लेकिन जो नानी से जुड़े हुए पाठकों के पत्र थे, तब मुझे पहली बार लगा कि एक की व्यथा को अनेक लोगों तक पहुंचाने का काम शायद कहानी ही करती है। वैसे भी इतनी भीड़ में किसे पता चलेगा कि तुम आई या नहीं आई। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं लगेगा। 25 बरस हो गए, वो फिर भी नहीं भूले और उन्होंने पूरे शहर को बुलावा दिया है। मैं तो समझी होकर नहीं जाऊंगी तो वो बहुत बुरा मानेंगे। तू 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 ऐसा करके ये अंगूठी तो बेच ही दे। जो व्यक्ति की अनेक परतों को, उसके द्वंद्वों को, उसके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को जो उजागर करे, ऐसे चरित्र ज्यादा समर्थ होते हैं, ज्यादा प्रभावपूर्ण होते हैं। एक है कि जैसे साहब एक अच्छा चरित्र है, अच्छा अच्छा अच्छा, बुरा है तो बुरा बुरा बुरा, ये एक सपाट चरित्र हो गया। अच्छा, आप बुरे से बुरे चरित्र में भी कोई अच्छा ही निकाल सकते हैं, अच्छापन होता है। और अच्छे से अच्छे चरित्र में भी कहीं, देखिए मनुष्य है तो मनुष्य में सारी दुर्बलताएं, सारी कमजोरियां होंगी, तो वे चरित्र जो इन द्वंद्वों के साथ चित्रित किए जाते हैं, उनके सारे आंतरिक द्वंद्व जिसमें उजागर होते हैं, वो कहानी को बहुत ज्यादा या उस चरित्र को बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाते हैं। मुझे लगता है कि शायद कहानी की भाषा को पारदर्शी होना चाहिए, जो कथ्य और पाठक के बीच में दीवार न खड़ी करे। यानी पाठक भाषा से ही जद्दोजहद करेगा तो कथ्य तक कैसे पहुंचेगा, अगर उसकी सारी शक्ति भाषा से ही कुश्ती लड़ने में निकल गई। यानी मुझे हमेशा लगता है कि सहज, सरल, लेकिन बहुत गहराई तक ले जाने वाली, सपाट नहीं। सहज और सरल और सपाटता में अंतर कीजिए। आप जैनिन की भाषा अगर देखी हो आपने, छोटे छोटे वाक्य, इतनी सरल भाषा आज तक हिंदी में कोई नहीं लिख पाया। वो सरल भाषा या वैसी सरल भाषा लिखना कितना कठिन काम है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि वैसा प्रयास किया हम निभा नहीं पाते। वो जैनिन ने साध रखा था उस कला को।
लेकिन कितनी गहरी बात कह जाते हैं वो सरल भाषा में। बात गहरी कहिए, बात सपाट मत कहिए, लेकिन कहिए सरल भाषा में, सहज भाषा में, जो कि आपको बात के साथ पाठक को सीधे जोड़ दे। अगर भाषा व्यवधान बन गई, आप उन इमेजेस को अपने दिमाग में खींच रहे, जो लेखक ने बड़े कलात्मक ढंग से ऐसे बिंब प्रस्तुत किए, अब आप बिंब करते रहिए, कहानी किधर ही रह जाएगी। मुझे यानी रखिए, कहानी में बिंब भी होते हैं, कहानी में प्रतीक भी होते हैं, ये सारी चीजें कहानी को, उसके कलात्मक पक्ष को, उसके कलात्मक सौष्ठव को यानी पुष्ट करने में, उसको अच्छा बनाने में, इन सब चीजों का हम सहयोग लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना आग्रह इनके ऊपर हो जाता है कि उसके नीचे कथानक कहीं दम तोड़ने लगता है। ऐसा न करिए, आप उसकी कलात्मकता के प्रति पूरी तरह सचेत रहिए। कलात्मकता से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो कलात्मकता ऐसे हावी न हो जाए या वो ही प्रमुख न बन जाए। प्रमुख हमेशा बात ही रहे जो आपको कहनी है, और वो बात किस तरह से पाठकों तक सीधे पहुंचे, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जो लिख रहे हैं उसको पढ़ने वाला एक पाठक समुदाय है, या आपको अपनी रचना को पाठकों तक पहुंचाना है। तो जो भी चीज आप, जिस कलात्मकता का आप, यानी जिस कलात्मकता से आप कहानी लिख रहे हैं, जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, जो शिल्प में आप नए नए प्रयोग कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह है, करना चाहिए, उसके मैं वो नहीं हूं। लेकिन एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि पाठक और कथ्य का संबंध कहीं भी क्षीण न होने पाए। आप पाठकों तक, यानी जिसका भी प्रयोग करें, आप शिल्प का प्रयोग कीजिए, अपनी बात को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए नए नए प्रयोग कीजिए। बना बनाया फॉर्मेट तोड़ना चाहे जरूर तोड़िए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि वो बात जो है पाठकों तक पहुंचे, अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से पहुंचे, यानी कि आपकी बात के साथ एक बड़ा पाठक वर्ग जुड़े, अपना यानी उसके साथ एक ऐसा तादाद में स्थापित हो। ये मुझे लगता है कहानी की एक अनिवार्यता, कम से कम मैं मानती हूँ। अब एक चीज, जहां अभी फॉर्मेट की बात मैंने की कि एक कहानी का एक बंधा बंधाया जैसे आकार था, प्रयोग देखिए हर दिशा में होते हैं, और हमको नए प्रयोग करने चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा कहूंगी कि क्योंकि बने, जब तक हम पुरानी चीजों को तोड़ेंगे नहीं, नए रास्ते खुलेंगे नहीं। इसलिए प्रयोग के लिए बिल्कुल खुले मन से हमको तैयार रहना चाहिए।